A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in today's class we will study computer memory. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया था, आज हम कंप्यूटर मेमोरी समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितनी टाइप्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की और फर्दर उनके आगे कितनी टाइप्स हैं, हम इंशाल्लाह आज स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया और समझा कि चार बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं, जिनकी बिना पर कंप्यूटर कहलाता है। उनमें से एक ऑपरेशन है मेमोरी मैनेजमेंट या स्टोरेज ऑपरेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है? द कंप्यूटर मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम. Computer memory refers to the electronic holding place for instructions and data where the processor can quickly read. It stores data and instructions required during the processing of data and output results. Storage may be required for a limited period of time, instantly or for an extended period of time. अब जैसे कि हम जानते हैं, चार ऑपरेशंस हैं जो कि कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं। एक को हम कहते हैं इनपुट ऑपरेशन, दूसरा स्टोरेज है, तीसरा प्रोसेसिंग है और चौथा आउटपुट ऑपरेशन है। तो जब भी हम किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो इनपुट जो है वो जाता है स्टोरेज ऑपरेशन में। तो स्टोरेज ऑपरेशन से मुराद क्या है कि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में जाता है। वहां से प्रोसेसर उसको क्या करता है? रीड करता है। वहां से प्रोसेसर उसको क्या करता है? रीड करता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और वो प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो डेटा है, जो इनपुट डेटा है, ये या तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। मेमोरी की हायरार्की अगर हम देखें तो जैसे कि हमने कहा कि डेटा जो है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। तो हमें इससे पता चला कि हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और वो जो टाइप्स हैं वो टाइप्स कैपेसिटी और एक्सेस टाइम के लिहाज से कैटेगराइज की जाती हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो सीपीयू है, सीपीयू चूंकि तमाम तर हार्डवेयर सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है, चूंकि सीपीयू जो है तमाम हार्डवेयर्स को कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है और तमाम तर ऑपरेशंस भी सीपीयू परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू के साथ रजिस्टर लिंक्ड है, रजिस्टर के साथ आगे कैशे है, कैशे के साथ मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है और फिर मैग्नेटिक टेप हायरार्की में नजर आ रही है। सॉरी। अब जो मेमोरी सीपीयू के जितने नज़दीक होगी उतना ज़्यादा वो मेमोरी जो है स्पीडीली होगी, मतलब ये है डेटा उससे स्पीडीली एक्सेस किया जा सकेगा। अब जो मेमोरी सीपीयू के नज़दीक होगी उसका एक्सेस टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब उसकी जो एक्सेस जो जो फेचिंग स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। और इसके साथ जो नज़दीक तरीन मेमोरी की जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो साइज़ है वो भी क्या होता है? वो कम होता है निस्बतन। जैसे जैसे आप सीपीयू से दूर होते जाएंगे तो आपके पास जो जो मेमोरीज आएंगी उनका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा और उनका जो एक्सेस टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। सो द लेसर द एक्सेस टाइम, फास्टर इज द स्पीड ऑफ द मेमोरी।
Computer uses a hierarchy of memory that is organized in a manner to enable the fastest speed and largest capacity of memory as shown in the figure. So here we can see कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स क्या है. मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट. So this storage capacity is expressed in terms of bytes. Bit is a binary digit. A binary digit is logical 0 and 1 representing a passive or an active state of a component in an electronic circuit. ये जो bit है, it is the basic unit of storage. 4 बिट्स जब इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको निबल कहा जाता है. जबकि 8 बिट्स मिलाकर एक बाइट कहलाते हैं, या इसको हम एक कैरेक्टर भी कहते हैं. अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और एक कैरेक्टर. 2 बाइट्स से मिलकर एक वर्ड बनता है. अ कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज ए group of fixed number of bits processed at a unit which varies from computer to computer but is fixed for each computer. The length of a computer word is called word size or word length. जो कंप्यूटर वर्ड की जो लेंथ है उसको या वर्ड साइज कहा जाता है, वर्ड लेंथ भी उसको कहा जाता है. इट मे बी एज स्मॉल एज 8 बिट. वर्ड का जो साइज है वो कम से कम 8 बिट होगा, और इट मे बी as long as 96 bits. A computer stores the information in the form of computer words. कंप्यूटर मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो वर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है. हायर मेमोरी यूनिट्स अगर हम देखें तो 1024 बाइट्स, हमारे पास 8 बिट्स बराबर है 1 बाइट के. सिमिलरली 1024 बाइट्स will be equal to 1 kilobyte. 1024 kilobyte will be equal to 1 megabyte. 1024 megabyte will be equal to 1 gigabyte. 1024 gigabyte will be equal to 1 terabyte. And similarly 1 petabyte will be equal to 1024 terabyte. So अब हम डिस्कस करते हैं पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉलोइंग टर्म्स आर मोस्ट commonly used for identifying comparative behavior of various memory devices and technologies. Storage capacity. It is representative of the size of the memory. मतलब ये है कि जो मेमोरी आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा डेटा अपने साथ स्टोर कर सकती है. रजिस्टर है, कम डेटा स्टोर करती है. कैश है, उससे ज़्यादा डेटा स्टोर करती है. मेन मेमोरी है, उससे ज़्यादा डेटा स्टोर करती है. फिर उसके बाद अगर आप मैग्नेटिक डिस्क की तरफ आए तो उससे ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है. मैग्नेटिक टेप है, उससे ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टोरेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. एक्सेस मोड, आपकी जो कंप्यूटर मेमोरीज है उनको आप किस तरीके से, या आपका जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है उनको किस तरीके से एक्सेस करता है. तो हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मेमोरीज को एक्सेस या मेमोरी में जो मौजूद डेटा है उनको एक्सेस करते हैं. रैंडमली एक्सेस करते हैं, सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, या डायरेक्टली उसको एक्सेस करते हैं. जो रैंडमली तरीके से हम डेटा को एक्सेस करते हैं और जो मेमोरीज हैं वो चिप मेमोरीज कहलाती हैं जिनमें रैम और रोम शामिल है. द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशंस कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली. रैंडमली जो एक्सेस की जाती है वो कौन सी मेमोरीज हैं, वो चिप मेमोरीज हैं जिनमें रैम और रोम शामिल है, या रजिस्टर्स. दूसरा मेथड क्या है, सिक्वेंशियली एक्सेस है. मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियली एक्सेस का मतलब क्या है कि 1 बाय 1 एक के बाद दूसरा डेटा को आप एक्सेस करेंगे, दूसरे के बाद तीसरे को करेंगे, फिर तीसरे के बाद चौथे को, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जैसे कि आप लोगों ने टेप रिकॉर्डर सुने होंगे, वहाँ पे जब आप सॉन्ग्स वगैरह टेप रिकॉर्डर में सुनते हैं तो आप एक के बाद दूसरा सुनते हैं, दूसरे के बाद तीसरा सुनते हैं. डायरेक्ट आप 5वें पे जंप नहीं कर सकते. तीसरा जो मेथड है डायरेक्टली है, आल्सो कॉल्ड सेमी रैंडम. इसके एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क. हार्ड डिस्क वगैरह से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली मेथड है, या डायरेक्ट एक्सेस मेथड है. एक्सेस टाइम. एक्सेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट
एक पैरामीटर है कंप्यूटर मेमोरीज का। एक्सेस टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर्ड मोड फॉर ए रीड और राइट ऑपरेशन दैट द डेटा इज मेड अवेलेबल और रिटन एट द डिजायर्ड लोकेशन। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, जहाँ पे हमने कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की देखी थी, तो रजिस्टर चूंकि नज़दीक था सीपीयू के, तो उसका जो एक्सेस टाइम था वो डेटा को रीड और राइट करने का सीपीयू के लिए इंतहाई कम था। फिर उसके बाद कैशे का उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद मेमोरी का रीड राइट एक्सेस टाइम जो था वो उससे ज़्यादा, फिर मैग्नेटिक डिस्क का उससे ज़्यादा, और फिर मैग्नेटिक टेप का उससे भी ज़्यादा एक्सेस टाइम। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब की जो कंप्यूटर मेमोरी है वो कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 मेन कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक से मुराद क्या है? जो बोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की फॉर्म में या चिप की फॉर्म में आपके पास आती है, जो कि चिप मेमोरीज हैं आपके, रैम, रोम, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह। मैग्नेटिक कौन कौन सी है? मैग्नेटिक टेप है और मैग्नेटिक डिस्क आपके पास है। मैकेनिकल है इसी तरह, और इस तरह ऑप्टिकल है, सीडी है, डीवीडी या ब्लू रे स्टोरेज मेमोरीज है, स्टोरेज डिवाइसेस है, ये स्टोरेज हार्डवेयर है। फिर इसके बाद है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोरेज। इट्स परफॉर्मेंस इज हाई फॉर फ्यूचर यूज इन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो आप मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क यूज करते हैं, तो वो बहुत, जो उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब यह है वो ज़ाया नहीं होता। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं फर्दर, एक है रैम और एक है रोम। आप इस में देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम को फर्दर डिवाइड किया गया है डी रैम, एस रैम, आगे हम देखेंगे, और रोम को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम को डबल ई प्रॉम एंड यू वी ई प्रॉम। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली क्या है? इट्स अ माइक्रो चिप इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेमीकंडक्टर्स एंड हैव ए सेपरेट स्पेस और स्लॉट इन मदरबोर्ड। अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन स्लाइड मदरबोर्ड पे कौन सी है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी दैट अलाउ CPU to read as well as write data and instructions into it. RAM is used for the temporary storage of input data, आउटपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। रैम किस लिए यूज़ होती है? ये टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। रैम को इसलिए हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, रैम को इसलिए हम इरेजेबल मेमोरी भी कहते हैं। डेटा यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर होता है और प्रोसेसर यहाँ से डेटा को रीड करता है प्रोसेस करने के लिए, और जब प्रोसेसर इसको प्रोसेस कर लेता है तो दोबारा इस रैम के अंदर डेटा जो रिजल्ट होता है वो इसको स्टोर कर लेता है। रैम नीड्स पावर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। रैम चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है तो इसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करते हैं तो रैम में जितना डेटा मौजूद होता है वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है। इसका जो साइज है कम होता है। मेन मेमोरी is limited in size because of cost and is measured in kilobytes, megabytes and gigabytes. This allows the computer to run the software faster. RAM का साइज जितना ज़्यादा होता है उतना ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर जो है वो क्या करता है? तेज या स्पीडली डेटा को प्रोसेस करता है। अब रैम के स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये आपके सामने एक रैम है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सॉकेट प्रोफाइल है, ये सॉकेट्स हैं, और ये आपके पास एज कनेक्टर है, और ये दोनों आपके पास नॉचेस फॉर सॉकेट है, नॉचेस फॉर सॉकेट हैंडल्स। अब पोजीशन ऑफ रैम क्या है? ये आपके पास जो नीचे ब्लैक में नज़र आ रही है ये बेसिकली रैम सॉकेट है। इस रैम को जो है इसके ऊपर क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है।
रैम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनामिक रैम। रैम चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, दोनों में जब डेटा सेव किया जाता है या सेव होता है तो वो सिस्टम के स्विच ऑफ करने से या सिस्टम के रीस्टार्ट करने से लॉस हो जाता है। अब स्टैटिक रैम में जो डेटा स्टोर होता है, उसको स्टोर करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है, जो कि कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर पावर प्रोवाइड करना बंद की जाए तो डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे कंप्यूटर में वो क्या है, वो है कैशे। कैशे जो है वो एग्जांपल है स्टैटिक रैम की। कैशे में हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब वो डेटा जिसको हमने बार बार एक्सेस किया होता है। दूसरी हमारे पास जो टाइप है रैम की वो है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम या जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जब हम इनपुट देते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए से, तो वो इनपुट जो है वो आती है और स्टोर होती है डायनामिक रैम में या मेन मेमोरी में। उसके बाद प्रोसेसर क्या करता है, डायनामिक रैम से डेटा को रीड करता है और उसको प्रोसेसर में प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट निकाल के दोबारा डायनामिक रैम में स्टोर कर देता है। तो डायनामिक रैम हैज़ एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम। चूँकि जो डेटा भी हम प्रोसेसर ने प्रोसेस करना होता है वो पहले डायनामिक रैम में आता है, तो इसका जो उस डेटा का जो लाइफ टाइम होता है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, जो कि मिली सेकेंड्स में होता है। अब डेटा को रिटेन करने के लिए डायनामिक रैम में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटा चूँकि डायनामिक रैम में आता है, टेम्परली स्टोर होता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। अब वो डायनामिक रैम में अपनी बारी का वेट करता है कब उसको प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, रीड करेगा। तो इस स्नाम में वो डेटा जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और वो स्टोर होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, वो स्टोर होते हैं कैपेसिटर्स में। तो डेटा क्या होता है, कुछ वक्त के बाद लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसको लॉस होने से बचाने के लिए ज़्यादा पावर या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। सो मोर power is required to keep data alive in the dynamic RAM. Dynamic RAM controller is used to refresh the data before it expires. The contents of memory can be kept alive for as long as they are needed. So कंप्यूटर में जो हम RAM यूज करते हैं वो क्या है, डायनामिक रैम की एग्जांपल है। Okay, there are two types of dynamic RAM. One is asynchronous, the other one is synchronous. Asynchronous DRAM is not coordinated with the system clock, while synchronous DRAM is coordinated with the system clock. Asynchronous RAM works fine for lower speeds. In 1996, synchronous dynamic RAM was introduced for high-speed applications. It is synchronous because it is synchronized with the system bus and waits for a clock signal before sending or receiving data. As bus speeds increase, SDRAM will also be replaced by some of the emerging technologies. SDRAM types: single data RAM SDRAM
was introduced in 1993. This is the basic type of SDRAM that was first introduced. It is referred to as single data rate SDRAM, which is used to perform one transfer per clock cycle. Here you can see in this figure that this is a clock cycle, and you can see one transfer per clock cycle. This is rising edge, this is falling edge. So DDR SDRAM was developed in 2000. It is also known as DDR1. It gains its name from the fact that it is double the data rate of SDRAM. DDR SDRAM performs two transfers per clock cycle, one at rising edge and other at falling edge. This is rising edge and this is falling edge. You can see that DDR SDRAM, this is the data, राइजिंग एज पे एक ट्रांसफ़र हो रही है और एक ये फॉलिंग एज पे हो रही है। यहाँ पे आप देखें ये राइजिंग एज पे हो रही है डेटा ट्रांसफ़र और ये फॉलिंग एज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लॉक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद DDR2 SDRAM was introduced in 2003. Like DDR2 transfers data twice per clock cycle. मतलब क्या है? DDR2 जो है it doubles the data rate of DDR, but DDR runs the internal clock at half the speed of the data bus, which gives a total of 4 data transfers per internal clock cycle, making it twice as fast as DDR. अब DDR आपको प्रोवाइड कर रहा था 2 ट्रांसफ़र पर क्लॉक साइकिल, जबकि DDR2 आपको प्रोवाइड कर रहा है 4 ट्रांसफर्स पर क्लॉक साइकिल। लेकिन ये कैसे कर रहा है? ये जो DDR2 है जो आपको 4 ट्रांसफर पर क्लॉक साइकिल प्रोवाइड कर रहा है DDR2, ये क्या करता है? ये कैसे करता है? ये जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिंक्रोनियस DRAM है ये सिंक्रोनाइज है डेटा बस के साथ। तो ये क्या करता है? DDR2 इसकी जो इंटरनल क्लॉक होती है ये अपनी इंटरनल क्लॉक को डेटा बस के साथ सिंक्रोनाइज करता है और डेटा बस की स्पीड के मुताबिक जो है क्या कर लेता है? उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। मतलब कहने का क्या है? DDR2 रन्स द इंटरनल क्लॉक एट, अपनी इंटरनल क्लॉक को रन करता है एट हाफ द स्पीड ऑफ द डेटा बस। मतलब क्या है कि डेटा बस की स्पीड के हाफ पे अपनी इंटरनल क्लॉक को रन करता है, विच गिव्स ए टोटल ऑफ 4 डेटा ट्रांसफर पर इंटरनल क्लॉक। तो एक इंटरनल क्लॉक अगर इसकी स्पीड 4 है तो 2/4, तो 2 इंटरनल क्लॉक्स हो जाएंगी। एक जो है हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ डेटा बस पे और दूसरी भी हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द डेटा बस पे। तो एक इंटरनल क्लॉक में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो 2 होगा। 2 ट्रांसफर एक इंटरनल क्लॉक पे होंगी जबकि दूसरी इंटरनल क्लॉक पे भी 2 ट्रांसफर होंगी। तो इस तरह 4 डेटा ट्रांसफर पर इंटरनल क्लॉक साइकिल एज पर द स्पीड ऑफ द डेटा बस हो जाएंगी। इस तरीके से DDR2 जो है वो DDR की निस्बत क्या है? ट्वाइस एज फास्ट एज DDR। DDR3 को देखें तो DDR3 is a further development of the double data rate type of SDRAM and provides a total of 8 data transfers per internal clock cycle,
which makes it twice as fast as DDR2। यहाँ पे हम 4 डेटा ट्रांसफ़र पर इंटरनल क्लॉक कर रहे थे। मतलब ये है कि हमने बस स्पीड के मुताबिक DDR2 ने अपनी इंटरनल क्लॉक को 2 दफ़ा चलाया। यहाँ पर जो DDR3 है डेटा बस की स्पीड के मुताबिक अपनी इंटरनल क्लॉक को 4 टाइम चला रहा है, जिसमें हर इंटरनल क्लॉक में आपको 2 ट्रांसफ़र मिल रही हैं। तो इस तरह 2 दफ़ा आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 4 इंटरनल क्लॉक में आप 8 डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, SRAM में और DRAM में फ़र्क क्या है। DRAM कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनी कैपेसिटर्स दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी। DRAM में हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं और कैपेसिटर एक वक्त तक चार्ज स्टोर होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो चार्ज ख़त्म हो जाता है। SRAM कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किट्स सिमिलर टू D फ्लिप फ्लॉप्स। SRAM में हम D फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। requires a recharge every few milliseconds to maintain its data। DRAM को आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है डेटा को रिटेन करने के लिए, जबकि SRAM होल्ड्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल। जब तक पावर अवेलेबल होती है तब तक वो डेटा को अपने साथ स्टोर करती है या होल्ड करती है। DRAM इनएक्सपेंसिव है जबकि SRAM एक्सपेंसिव है। DRAM स्लोअर होती है जबकि SRAM जो है वो क्या होती है, फास्टर होती है। DRAM कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप जबकि SRAM का जो साइज कम होता है इसलिए कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर चिप। DRAM uses less power while SRAM uses more power। Generate less heat while SRAM generates more heat। DRAM used for main memory while SRAM used for cache। नंबर 1 है PROM। PROM stands for Programmable Read Only Memory। बेसिकली PROM एक ब्लैंक चिप होती है जिसको मैन्युफैक्चर करते वक्त जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसके अंदर डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। वो डेटा मुस्तकिल तौर पर मैन्युफैक्चरर्स स्टोर करते हैं। मुस्तकिल इसलिए करते हैं कि बाद में उसको चेंज न किया जा सके या बाद में उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इन दिस द डेटा इज रिटन बाय मैन्युफैक्चर कंपनी। इवन यू कैन आल्सो परचेज ब्लैंक PROM chip but it can be programmed by special tool such as PROM programmer। जो प्रोग्राम के अंदर ये जो PROM के अंदर डेटा राइट किया जाता है यह हर एक शख्स नहीं कर सकता। ये ख़ास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वही इसके अंदर डेटा को राइट करती हैं by using special tools such as PROM programmer। In general PCs many PROM is used because we don't have to alter any data to it। अब PROM के अंदर जैसे कि हमने कहा कि BIOS होता है या बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए रूटीन्स मौजूद होती हैं। जब भी हम सिस्टम को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट होता है वो इस PROM के अंदर जो बूटिंग रूटीन्स पड़ी होती हैं उसी की वजह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बूट होता है।
या आप लोगों ने सुना होगा कि F2 क्लिक करें, सिस्टम को रिस्टार्ट करें, F2 क्लिक करें, डेल क्लिक करें, F10 क्लिक करें और सिस्टम के सेटअप में चले जाएं। वो जो कंप्यूटर के सेटअप में आप इंटर होते हैं, बेसिकली आप बायोस में इंटर होते हैं, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस सेटअप में मौजूद होती है वो तमाम तर प्रॉम में या राम में मौजूद होती है। EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, it is a blank chip। एक ब्लैंक चिप होती है जिसमें डेटा एक दफ़ा राइट कर दिया जाए तो दोबारा उसको इरेज किया जा सकता है। पिछली जो इससे पहले हमने प्रॉम देखी, डिस्कस की, प्रॉम में वंस डेटा राइट कर दिया जाता था तो दोबारा उसको इरेज नहीं किया जा सकता था। अगर फ्रॉम में डेटा राइट किया जाता और उसमें कोई एरर आ जाता या कोई बग्स आ जाते तो उसको थ्रो कर दिया जाता था, उसकी जगह नई ब्लैंक चिप परचेज करके दोबारा उसमें डेटा राइट किया जाता था। जबकि ई प्रॉम में ये प्रॉब्लम नहीं है। ई प्रॉम में एक दफ़ा आप डेटा राइट कर लें, मैन्युफैक्चर कंपनी इसमें डेटा राइट कर देती है, अगर कोई एरर पाया जाए, उसको करेक्ट करना हो तो उसको इरेज करके दोबारा से डेटा राइट किया जा सकता है। In this we can change the data with the help of ultraviolet rays। तो एक कॉमन पर्सन ना डेटा राइट कर सकता है और ना डेटा इसके ऊपर से इरेज कर सकता है। EEPROM इज मच एक्सपेंसिव देन प्रॉम। प्रॉम आजकल इस्तेमाल नहीं होती, EEPROM की जगह EEPROM इस्तेमाल होती है कंप्यूटर्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। EEPROM known as electrically erasable programmable read-only memory, the type of ROM which can be erased by electrical charges। पहले आपने जो टाइप देखी प्रॉम, उसको आप इरेज नहीं कर सकते थे, जबकि राइट करने के लिए प्रॉम प्रोग्रामिंग टूल यूज किया जाता था। दूसरी टाइप ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप डेटा वंस राइट करते थे और अगर ज़रूरत पड़ती तो उसको आप इरेज भी कर सकते थे। लेकिन वो जो इरेज आप करते थे उसके लिए आप अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते थे। तो दोनों तरह की टाइप जो रॉम की थी वो एक कॉमन बंदा उसमें काम नहीं कर सकता था। जो तीसरी टाइप है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक कॉमन बंदे की एक्सेस में, मतलब एक कॉमन बंदा इसके अंदर इजीली काम कर सकता है। वजह इसकी क्या है कि ये इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली रीड किया जाता है, इलेक्ट्रिकली इसके ऊपर से डिलीट किया जाता है, एमेंड किया जाता है, वगैरह वगैरह। EEPROM can be erased one byte at any time rather than erasing the entire chip by ultraviolet rays। इंटायर चिप बाय अल्ट्रावायलेट रेज आप कहाँ पे यूज़ करते थे? प्रॉम में। जबकि आप 1 बाइट एट एनी टाइम EEPROM में इरेज कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, अब इसके एग्जांपल आपके पास मौजूद है। जैसे कि आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं या सादा मोबाइल्स हैं, उसमें जो मेमोरी है जिसमें मैसेजेस स्टोर होते हैं, जिसमें पिक्चर्स स्टोर होती है, जिसमें आप वीडियो स्टोर करते हैं, वो बेसिकली जिसको आप इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, तो वो बेसिकली मेमोरी जो है वो कौन सी कहलाती है? वो EEPROM कहलाती है। तो आप इजीली उसमें अंदर डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उसके अंदर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में फ़र्क क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है रैम, जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज है। स्टोर डेटा इन मेगा बाइट्स। रैम मेगाबाइट में डेटा को स्टोर करती है, आजकल जीबी में भी रैम आई हुई है, जबकि रोम जो है वो जीबी में स्टोर करती है। इसका साइज़ रोम का जो होता है वो रैम के साइज़ से बहुत ज़्यादा है।
रैम वोलाटाइल है जबकि रैम नॉन वोलाटाइल है। रैम यूज इन नॉर्मल ऑपरेशंस, मतलब यह है जब प्रोसेसर को किसी डेटा को प्रोसेस करना है तो वो क्या करता है, रैम से रीड करता है। और अगर उस प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो प्रोसेसर क्या करता है, रिजल्ट को वापस रैम में स्टोर करता है। रैम यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। रैम कब इस्तेमाल होती है, जब आपने कंप्यूटर ने जो है सिस्टम को स्टार्ट करना होता है। रैम राइटिंग डेटा इज फास्टर, रैम में राइटिंग डेटा इज स्लोअर। Now we see some type of hybrid memories. As memory technology has matured in recent years, the line between RAM and ROM has blurred. Now several types of memory combines features of both. मतलब कि ऐसी मेमोरीज भी आ गई हैं जिसमें रैम और रॉम दोनों के फीचर्स मौजूद हैं। These devices do not belong to either group and can be collectively referred to as hybrid memory devices. Hybrid memories can be read and write as desired, like RAM, but maintain their contents without electrical power, just like RAM. रैम की तरह रीड और राइट उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा उसके अंदर जो मौजूद होगा, जो राइट होगा, वो लास्ट नहीं होगा। मतलब वो बिल्कुल उस तरह काम करेगा जिस तरह के रॉम के अंदर डेटा हमने परमानेंटली स्टोर किया होता है। Two of the hybrid devices, WPROM and Flash, are descendants of ROM devices. These are typically used to store code. The third type of hybrid memories is NVRAM, non-volatile RAM. Non-volatile random access memory is a modified version of SRAM, static RAM. NVRAM usually hold persistent data. Flash memory is a type of non-volatile memory and can be erased electronically and rewritten like EEPROM. फ्लैश मेमोरी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जो मेमोरी यूज़ करती है, वो EEPROM कहलाती है। मोस्ट कंप्यूटर्स टू यूज़ फ्लैश मेमोरी टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। बहुत से कंप्यूटर्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल होती है जो कि स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को अपने साथ स्टोर करती है। The mobile computers and devices include PDAs, smartphones, portable media player, printers, digital cameras वगैरह वगैरह etc. use flash memory to store data and programs. ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं बिकॉज आप लोग स्मार्टफोन मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। CMOS complementary metal oxide semiconductor is a kind of NVRAM, non-volatile random access memory. It is a high-speed memory. It uses battery to retain information even when computer is switched off. आपने मदरबोर्ड के ऊपर एक सेल देखा होगा, एक बैटरी देखी होगी सेल, जो अपने साथ इंफॉर्मेशन रिटेन करती है। कंप्यूटर स्विच ऑफ भी होगा तो भी वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद रहेगी। बेसिकली ये कौन सी काइंड ऑफ मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट स्टोर्स द कन्फिगरेबल इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई कन्फिग्रेशन की है तो उसकी इंफॉर्मेशन इस CMOS के अंदर स्टोर होगी अबाउट द कंप्यूटर, सच एज इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव्स, कौन सी डिस्क ड्राइव आप यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर, सिस्टम करंट, डेट एंड टाइम, पासवर्ड, system startup information, etc. Secondary memory usually uses computer usually uses its input-output channels to access secondary storage and transfers the desired data using intermediate area in primary storage. Secondary storage doesn't lose the data when the device is powered down. That is why it is non-volatile and is a permanent storage. Secondary storage is often formatted according to a file system format, which provides the abstraction necessary to organize data into files and directories, providing also additional information called metadata describing the owner of certain file, the access time, the access permissions and the information. Secondary storage की example है hard disk, magnetic disk, magnetic tape, USB, etc.
सेकेंडरी स्टोरेज में आप जो डेटा स्टोर करते हैं वो फाइल की फॉर्म में डायरेक्टरीज में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज को इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।